गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन को। और जहां कल अपन ने छोड़ा था उससे आगे चलते हैं। लैब असिस्टेंट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और पहली यूनिट अपन ने प्रारंभ की थी। मैं एक बार फिर जो नव आगंतुक विद्यार्थी हैं इनको फिर से बता देना चाहता हूं कि हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में जूलॉजी वाला पोर्शन। बायो में दो पोर्शन है, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो। तो एक पोर्शन अपना जूलॉजी और एक अपना बॉटनी। ठीक है, सबसे पहले अपन ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टार्ट किया जूलॉजी। और जूलॉजी में पहली यूनिट अपन ने जो स्टार्ट की उसका नाम था ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। और मानव शरीर में कुछ टॉपिक थे, लगभग 8 टॉपिक थे, जिनमें पहले टॉपिक का नाम था अपना परिसंचरण तंत्र। यही था, परिसंचरण तंत्र। और विगत क्लास में, कल की क्लास में अपन ने परिसंचरण का मतलब क्या है, रक्त में क्या क्या पाया जाता है, इन सब चीज़ों पर अपन ने बात की थी। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को वापस रिवाइज करवाना चाहूँगा कि लास्ट अपना जो टॉपिक था कल जो अपन ने पढ़ा पहली क्लास में, वो था रक्त का संगठन। क्या था? रक्त का संगठन। ये अपन ने पढ़ा था। और हमने ये देखा कि रक्त के संगठन में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। बोलो, 2 प्रकार के पदार्थ। कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? एक तो कणिकाएं, याद करो कौन सा? कणिकाएं। और एक पाया जाता है दोस्तों प्लाज्मा। यही बात की थी अपन ने। यस, तो ध्यान दे, कणिकाएं और प्लाज्मा। ठीक है, कणिकाएं और प्लाज्मा। फिर हमने बात की थी कि कणिकाएं भी आगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक का नाम क्या था? आरबीसी, एक का नाम डब्ल्यूबीसी, एक का नाम प्लेटलेट्स। ये अपन ने बात की। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, कल इतना ही समझाया था, यहां तक अपन ने बात की थी। अब हम बात करते हैं आज आगे। दोस्तों, रक्त के संगठन में, ठीक है, रक्त के संगठन में यहां से देखिएगा, हम बात करते हैं कि रक्त में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है और प्लाज्मा होता है। लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि हमारे रक्त में कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, या सॉरी कितने प्रतिशत होती हैं। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना, रक्त में एक तो पदार्थ है कणिकाएं, ग्रेन्यूल्स, कणिकाएं पाई जाती हैं। और ये कणिकाएं होती हैं कितने प्रतिशत? 45%। कितने परसेंट होती हैं? 45% होती है, यानी 45% कणिकाएं। कणिकाएं कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 45% भाग होती हैं किसका? पूरे रक्त का। इसके बाद दूसरा जो पदार्थ है वो है प्लाज्मा। ये 2 ही तो चीजें होती है रक्त में, इन 2 से ही तो मिलकर बना है। और प्लाज्मा होता है कितना प्रतिशत? 55%। एग्जाम में सीधा उठा के पूछता है, एग्जाम में सीधा आपको प्रश्न पूछता है दोस्तों। और वो प्रश्न क्या पूछता है कि रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है। प्रश्न क्या पूछता है? रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है। अधीनस्थ बोर्ड ने काफी बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। आपको बहुत सारी किताबों में 65% लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो गलत है। सही जो जवाब है वो कितना है? 55%। एनसीईआरटी और बोर्ड को अपन मानते हुए चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कणिकाएं कितने परसेंट और प्लाज्मा कितने परसेंट? ओके, अब हम यहां पर चर्चा करते हैं सबसे पहले कि जो कणिकाएं हैं ये 3 प्रकार की हैं, जो हम बार बार बात कर चुके हैं। एक आरबीसी है, एक कौन है? डब्ल्यूबीसी, एक कौन है दोस्तों? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ओके, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कौन सा? आरबीसी। तो आप हेडिंग लगाएं आरबीसी, हेडिंग लगा लीजिएगा आरबीसी। सबसे पहला पॉइंट हो गया अपना आरबीसी। ठीक है, हेडिंग लगा के इधर ध्यान देंगे, लिखना तब है जब मैं आपसे कहूं। ठीक है, ओके, चलिए। क्योंकि मैं हर क्लास में कहता हूं, फिर मैं कह रहा हूं, ये मेरी गारंटी है कि क्लास में जो पढ़ा है वो आपको यहीं याद करवाऊं। आप गेट से बाहर जाएंगे उससे पहले आप ये कहेंगे कि सर याद है, बाहर जाके भूल जाते हो, वो आपकी कमी है। ठीक है, क्लासरूम में मैं आपको एक बार कंप्लीट मैटर याद करा दूंगा बढ़िया से, चाहे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और चाहे आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों आरबीसी के विषय में। और प्रश्न यही सबसे पहले उठ के आता है कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है।
तो आरबीसी का पूरा नाम यदि हम देखें, पूरा ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए, लिखने का मैं भरपूर टाइम दूंगा, इसलिए कॉन्सेंट्रेट यहाँ करो, ठीक है। आरबीसी का पूरा नाम है दोस्तों रेड ब्लड कॉर्प सेल, रेड ब्लड कॉर्प सेल। बात को समझने की कोशिश करेंगे। कई बार आप लोगों के सामने एक शब्द लिखा हुआ आएगा आगे चल के सेल, और यहां हमने लिखा है क्या, कॉर्प सेल। दोनों का ही मीनिंग क्या है, दोनों ही कोशिका के लिए शब्द लिए हमने, सेल भी कोशिका के लिए शब्द ले रहे हैं और कॉर्प सेल भी हम आरबीसी कोशिका के लिए ही काम में ले रहे हैं शब्द। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, हम जानते हैं कि सेल जो होती है उसमें पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, बोले तो केंद्रक। क्या पाया जाता है दोस्तों, केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और इस न्यूक्लियस के खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। और इस केंद्रक के अंदर ही हमारे आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थों में हम बात करें तो गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्रों पर जो है जीन, और जीन किसके बने, डीएनए, और इसी में पाए जाते हैं आरएनए, ठीक है। तो डीएनए आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इसका मतलब मुख्य पदार्थ केंद्रक में है, इसलिए पूरी कोशिका पर कंट्रोल किसका है, केंद्रक का है, इसलिए केंद्रक आवश्यक जो है वो ऑर्गेन्स हो गया। अब देखो, हमने कहा सेल, तो सेल वो होती है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, और जिसको हम कॉर्प सेल कहेंगे उसमें क्या नहीं होता है, उसमें केंद्रक नहीं होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं केंद्रक अनुपस्थित। क्या लिख सकता हूं दोस्तों, केंद्रक अनुपस्थित। अब मैं आपसे ये कहूं कि जिस कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है उसे क्या कहेंगे, उसे कॉर्प सेल कहेंगे। मैं कहूं एक ऐसी कोशिका का नाम बताइए जिसमें केंद्रक अनुपस्थित है, तो आप कहेंगे कौन है, आरबीसी। कौन है, आरबीसी। आरबीसी कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। और जो केंद्रक नहीं पाया जाता, इसके रिक्त स्थान पर जो है दोस्तों वो पाया जाता है हीमोग्लोबिन। कौन पाया जाता है, HB पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई। हीमोग्लोबिन के बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट, उसे क्या कहेंगे, कॉर्प सेल। कॉर्प सेल का उदाहरण कौन है, आरबीसी। कॉर्प सेल का उदाहरण कौन है, आरबीसी। लेकिन इसके अपवाद हैं। क्या है, अपवाद। आप कहेंगे साहब अपवाद का मतलब, तो अपवाद का मतलब यह हो गया कि ऐसे स्तनधारी जीव भी हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। अब पूरी लाइन में वापस से कर रहा हूं कि सभी स्तनधारी जीवों में, चाहे वो मनुष्य हो जंतु हो, ठीक है, सभी स्तनधारी जीवों में आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। किसी भी स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन 3 अपवाद हैं इसके। कितने अपवाद हैं, 3 इसके अपवाद हैं। कौन, एक तो है दोस्तों ऊंट। कौन है, ऊंट। एक है दोस्तों लामा। क्या है, लामा। और एक है मित्रों जिराफ। क्या है, जिराफ। तो ऊंट, लामा और जिराफ जो हैं ये आरबीसी के अपवाद हैं। अपवाद क्यों हैं, अपवाद इसलिए हैं क्योंकि इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। बात समझ आ गई। किसी भी स्तनधारी जीव की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन ये 3 स्तनधारी जीव ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए क्या हो गए, अपवाद हो गए। इसलिए क्या हो गए, अपवाद। कौन कौन है आरबीसी के अपवाद, ऊंट, लामा, जिराफ। वापस आ जाओ, हम क्या कर रहे हैं, आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड कॉर्प सेल, लाल रुधिर कणिका। कॉर्प सेल है, केंद्रक अनुपस्थित। और ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है वो कहलाती हैं दोस्तों अवास्तविक कोशिकाएं। तो आरबीसी कैसी कोशिका है, अवास्तविक कोशिका। कैसी है, नॉन रियल है, ठीक है, रियल सेल नहीं कहते इनको, अवास्तविक कोशिका है। कैसी कोशिका है दोस्तों, अवास्तविक कोशिका है। निम्न में से कौन अवास्तविक कोशिका का उदाहरण है, आरबीसी। क्यों, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता वो क्या कहलाती है, अवास्तविक कोशिका कहलाती है। क्लियर। अब हम आगे बात करें तो हम कहेंगे दोस्तों कि इस आरबीसी का
जीवन काल कितना होता है? तो जब आरबीसी के जीवन काल पर हम बात करेंगे तो हम कहते हैं 120 दिन होता है। कितने डेज होता है? 120 डेज। 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कुछ यूं, जो यहां लिख देता हूं। प्रश्न पूछा गया आरबीसी का जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल है। लाइफ स्पान पूछ लिया आरबीसी का, आरबीसी का जीवन काल, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया आगे। मतलब क्या है? केंद्र विद्यालय जो होती है, केवीएस का नाम सुना होगा आपने, उनकी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की जो भर्ती थी उसके पेपर में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, यहां से उठा के आरबीसी का जीवन काल होता है, विकल्प नंबर 1 दिया गया यहां पर 80 डेज यानी कि 80 दिन। ठीक है, विकल्प बी यहां पर दिया गया 122 डेज, और विकल्प सी यहां पर दिया गया 125 डेज, और विकल्प डी दिया गया दोस्तों आप लोगों को, मान लीजिए 130 डेज। ठीक है, अब आपसे पूछा कि व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? वी नो वेरी वेल द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, बट द क्वेश्चन नॉट हैव एनी ऑप्शन 120 डेज। ठीक है, तो बताइए फिर ऐसी स्थिति में हम क्या जवाब दें? सभी जवाब क्या देके आएंगे? 122 ही देके आएंगे। क्यों? क्योंकि वी नो वेरी वेल कि 120 डेज इज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन है, और 120 दिन के आसपास कौन आ रहा है? 122। तो सभी लोग आंख बंद करके जवाब देके आएंगे 122, और जो ये जवाब देकर आएंगे उनका जवाब हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल गलत। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 80 डेज। अब क्यों हो जाएगा समझाता हूं। ठीक है, क्योंकि जब अधीनस्थ बोर्ड पेपर बनाता है ना बेटा, वो इतना ज्यादा दिमाग लगाकर पेपर बनाते हैं एक्सपर्ट हमेशा ये सोचता है कि यहां तक तो बच्चे को आता है, इससे आगे जहां अपनी सोच खत्म होती है ना, वहां से वो प्रश्न बनाना चालू करता है। इसलिए हमें उसकी सोच तक पहुंचने के लिए एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा प्रश्न पत्र सही कब होता है? जब हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी पेपर बनाने वाले के माइंड की फ्रीक्वेंसी से क्या हो? मैच हो, या तो ज्यादा और या मैच हो, तब जाकर क्या हो पाता है? हमारा क्वेश्चन सही हो पाता है। ठीक है, अब इस बात को समझिए। हमने कहा कि आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 डेज है। लेकिन जीवन काल से पहले ये तो बात करें कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है। तो आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में। कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा बोले तो बोन मैरो, बोले तो बोन मैरो। और ये बोन मैरो जो होता है ये हड्डियों के बीच में पाया जाता है। मैंने कहा आरबीसी का निर्माण कहां होता है? जवाब आया अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहां होता है? तो ये अस्थि मज्जा होता है बोन्स के अंदर। किस में होता है? बोन्स में, हड्डियों के बीच में। इस पूरे पोर्शन को हम एक डायग्राम से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हड्डियां हैं। ठीक है, ये है हमारी बोन, हड्डी है, और हमारी हड्डियों के बीच में इस तरह से खोखला जालीनुमा भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खोखला जालीनुमा भाग पाया जाता है। ये जो खोखला जालीनुमा भाग है मित्रों, इसी खोखले जालीनुमा भाग को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं बोन मैरो अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? तो बोन्स के अंदर हड्डियों के बीच में जो जालीनुमा भाग है इसी को हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहते हैं। ये अस्थि मज्जा भी होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। एक होता है दोस्तों पीला अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारी हड्डियों के बीच में खोखला जालीनुमा भाग होता है जो क्या कहलाता है? बोन मैरो कहलाता है। बोन मैरो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला लाल अस्थि मज्जा, दूसरा पीला अस्थि मज्जा। तो रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। दोस्तों ये जो येलो बोन मैरो है इसके अंदर एक पदार्थ का निर्माण होता है, और जिस पदार्थ का इस येलो बोन मैरो में निर्माण होता है उसका नाम है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से, मजा आ जाएगा, गदगदा जाओगे। ठीक है, पीले अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? प्लाज्मा का। और ये जो लाल अस्थि मज्जा है दोस्तों, इस लाल अस्थि मज्जा में भी होता है निर्माण। क्या होता है? निर्माण। प्रश्न उठता है कि किसका निर्माण होता है? तो इस लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है किसका?
आरबीसी का। किसका? और इस आरबीसी के निर्माण होने की जो क्रिया है, इस क्रिया को हम कहते हैं दोस्तों इरिथ्रोपोएसिस। क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। आरबीसी के निर्माण होने की क्रिया का नाम क्या है? इरिथ्रोपोएसिस। क्यों है? क्योंकि दो शब्द हैं यहां पर, एक शब्द है इरिथ्रो और एक शब्द है पोएसिस। मित्रों, इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी कोशिका को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो इरिथ्रो शब्द किसके लिए काम में लिया जाता है? आरबीसी के लिए। और पोएसिस का मीनिंग है टू बी फॉर्मेशन, बोले तो क्या होना? निर्माण होना। आरबीसी के निर्माण होने की क्रिया का नाम क्या रखेंगे? इरिथ्रोपोएसिस। क्या रखेंगे? यस। और ये जो इरिथ्रोपोएसिस की क्रिया है, इसको संपन्न होने में समय लगता है कितने घंटे का? 72 घंटे का। बोले तो कितने दिन? 3 दिन। अब मैं प्रश्न को चेंज कर रहा हूं कि आरबीसी को, एक आरबीसी को बनने में कितना समय लगता है? 72 घंटा बोल दो या 3 दिन बोल दो, बात सही है। या तो 72 घंटा बोल दो या 3 दिन। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है, यहां आ जाइए वापस, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा बोन्स में होता है, और ये जो निर्माण होता है आरबीसी का, ये होता है 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में। और जीवन काल कितना है? 120 दिन। तो अब मैं यूं लिख सकता हूं कि नहीं, यहां पर फैक्ट लगा के, क्या मैं फैक्ट लगा के लिख सकता हूं कि आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का लाइफ स्पान, जीवन काल 3 से 120 दिन है। 3 से 120 दिन है। यस कि नो? लिख सकता हूं, इसलिए लिख सकता हूं 3 दिन पहले तो बनी नहीं, मरेगी कहां से? मरेगी तो तब जब पहले बनेगी। तो बनने में कितना समय लगा? तो जीवन काल वास्तव में हो गया 3 से लेके 120 दिन। वो 10 दिन में भी खत्म हो सकती है किसी कारण से, 20 दिन में भी हो सकती है, 50 दिन में भी हो सकती है, 80 दिन में भी हो सकती है, 90, 120। जब जीवन काल 120 दिन है तो 122 जवाब कहां से आएगा? तो 3 से 120 दिन, 120 दिन जीवन काल हो गया। तो इसके बीच में डिजिट कौन सी आ रही है? 3 से 120 के बीच में कोई डिजिट आ रही है क्या? आ रही है। कौन आ रही है? 80 दिन। सही जवाब क्या होगा? क्योंकि जीवन काल 3 से लेकर 120 तक है, तो बीच में कभी भी लुढ़क सकती है। ओके, तो सही जवाब क्या माना यहां पे? 80 माना गया। ऐसे कुछ क्वेश्चन, टेक्निकल प्रश्न जो है एग्जाम में बना दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, जीवन काल हो गया 120 दिन, निर्माण हो गया बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। इसके बाद हमने बात कर लिया कि पीले अस्थि मज्जा में प्लाज्मा का निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। ध्यान रखना, इस लाल अस्थि मज्जा के अंदर ही निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का, यही बता देता हूं। इसी लाल अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण होता है किसका? प्लेटलेट्स का। तो मुझे एक बात बताओ, आरबीसी का निर्माण हो रहा है अस्थि मज्जा में, वो अलग बात है कि लाल में हो रहा है, कोई बात नहीं। बोन मैरो में किसका निर्माण हो रहा है? आरबीसी का। बोन मैरो में ही किसका निर्माण हो रहा है? डब्ल्यूबीसी का। बोन मैरो में ही किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्लेटलेट्स का। बोन मैरो में ही कौन बन रहा है? तो 4 ही तो चीजें हैं रक्त में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। दैट मीन्स पूरा रक्त ही कहां बन रहा है? बोन मैरो में। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं। पर्सन अगला आपसे पूछता है, फैक्ट लगा के बताता हूं। यहां पर आपसे कहेगा कि रक्त का निर्माण कहां होता है। अब वो नहीं कहेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, वो सीधा कहेगा रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण। तो बोलो कहां होता है? जवाब आएगा आपका बोन मैरो। क्या आएगा? बोन मैरो। अब यहीं से एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप लोगों को उठा के दे सकता है, और प्रश्न कुछ यूं आ सकता है, मैं क्वेश्चन लगा के लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, प्रश्न पूछता है सर्वाधिक रुधिरोत्पादन, इंग्लिश में भी समझा दूंगा, सर्वाधिक रुधिरोत्पादन होता है। प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि सबसे ज्यादा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहां होता है। ठीक है, मैं 4 विकल्प लिखूंगा, आपको जवाब देना है कि निम्न में से, जो 4 विकल्प दिए जा रहे हैं आपको, इनमें से किस में सबसे ज्यादा रक्त का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? चलिए मैं विकल्प लिखता हूं यहां पर। विकल्प नंबर 1 यकृत में, विकल्प नंबर 2 अस्थि मज्जा में, विकल्प नंबर 3 स्टेपीज में, विकल्प नंबर 4 फीमर में। ये लो साहब, प्रश्न क्या दिया पहले समझ लीजिएगा। प्रश्न क्या दिया गया है?
गौर फरमाइए। वो कह रहा है कि सर्वाधिक रुधिरोत्पादन होता है, सबसे ज्यादा रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, या अस्थि मज्जा में होता है, या स्टेपीज में होता है, या फीमर में होता है? क्या हमारा यहां जवाब होना चाहिए? कोशिश कीजिएगा। यकृत, ओके, आपका जवाब यकृत, आपका जवाब अस्थि मज्जा है, आपका फीमर है, ओके। आपका जवाब क्या होगा? कौन सा? अस्थि मज्जा, ओके। लीवर, चलिए मैं ये समझा देता हूं आपको। मैंने आपको कल की पहले क्लास में एक बात बताई थी, याद करना, कि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस बंदे ने बहुत पढ़ाई की, आप जाके उसको ये प्रश्न पूछ लेना, उसकी सीटी और बीटी दोनों क्या हो जाएंगी? गायब हो जाएंगी, ठीक है। जो शब्द अपने सामने आए, उस शब्द का अगर आपको प्रॉपर पता है, ये मानिए आपको पीछे ले जाने वाला कोई नहीं है। बात को समझो। सर्वाधिक का मतलब तो समझ में आता है, सबसे ज्यादा। रुधिरो उत्पादन मतलब रुधिर का उत्पादन, यानी रुधिर का निर्माण। अब सबसे पहले आप दिमाग लगाओ कि रुधिर की बात कर रहा है, ब्लड की बात कर रहा है, और रक्त के निर्माण की बात कर रहा है, रक्त के निर्माण की बात कर रहा है। तो रक्त का निर्माण होता कहां है? पर्सन को ऐसे पकड़ो, रक्त का निर्माण होता कहां है? अस्थि मज्जा में। कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ओके, बात समझ में आ गई। अस्थि मज्जा कहां है? अगली स्टेप पकड़ो, ये अस्थि मज्जा है कहां? हड्डियों में, बोन्स में भी पढ़ा ना। फिर अपन बात करते हैं अस्थि में, हड्डी में, बोन में, अस्थि में। अब दिमाग लगाओ कि अस्थि मज्जा कम होगा तो रक्त का निर्माण भी, क्योंकि सारा रक्त बनी किस में रहे, तो अस्थि मज्जा कम होगा तो रक्त का निर्माण भी कम होगा, और अस्थि मज्जा ज्यादा होगा तो रक्त का निर्माण भी ज्यादा होगा। अब अस्थि मज्जा है किसमें? तो सबसे छोटी हड्डी में ज्यादा होगा, सबसे बड़ी हड्डी में ज्यादा होगा? सबसे बड़ी हड्डी में ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। और जब फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, और बड़ी है तो उसमें बोन मैरो भी सबसे ज्यादा है, और बोन मैरो सबसे ज्यादा है तो वहीं पर सबसे ज्यादा रक्त का निर्माण होगा। इसलिए राइट आंसर इज डी। बात समझ में आई? हाँ, इसने लगाया तो वैसे तुक्का था, थोड़ा दिमाग तो लगाया था, ऐसी बात नहीं है। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डी जवाब क्यों हुआ? हमें यह पता है कि रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन सर्वाधिक कहां होता है? अस्थि मज्जा तो स्टेपीज में भी है, ठीक है। जो बोन सबसे बड़ी है उसमें अस्थि मज्जा सबसे ज्यादा है, अस्थि मज्जा सबसे ज्यादा है तो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सबसे ज्यादा होगा, रक्त का निर्माण सबसे ज्यादा होगा। इसलिए ऐसे प्रश्न का जवाब क्या हो जाता है? डी, ओके। वापस पीछे आइए। तो हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा हम कर रहे हैं आरबीसी के निर्माण की। अगली बात अपन ने जो की वो आरबीसी के निर्माण की बात की। तो निर्माण का होता है अस्थि मज्जा में। अब बढ़ते हैं हम आगे। हमने कहा कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इसका मतलब 120 दिन के बाद में आरबीसी क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि आरबीसी मृत कहां होती है। दो प्रश्न यहां से उठते हैं। तो अगली बात है आरबीसी मृत कहां होती है, ठीक है। आरबीसी के मृत होने से रिलेटेड दो प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं इनको और डिवाइड कर देता हूं। एक तो पूछा जाता है कि आरबीसी मरती कहां है, और एक प्रश्न पूछा जाता है आरबीसी मरने के बाद कहां जाती है, ठीक है। ये दो प्रश्न आपके सामने आ गए। दोस्तों ध्यान रखना, आरबीसी मरती कहां है? तो इसका जवाब होगा यकृत में। कहां पर? यकृत में। इसी को कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। इसी को कहते हैं जिगर। क्या कहते हैं? जिगर। इसी को कहते हैं कलेजा। क्या कहते हैं? कलेजा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सारे नाम इसी के। तो आरबीसी मरती कहां है? यकृत में, लीवर में डेड होती है, ठीक है। कहां डेड होती है? लीवर में, यकृत में। अब यकृत में आरबीसी मरने के बाद कहां जाती है? बात समझ आ रही? शब्दों का अंतर है। कहां मरती है? यकृत में। कहां जाती है बाद में? तो ये जाती है प्लीहा में। किसमें? प्लीहा में। मरने के बाद आरबीसी प्लीहा में चली जाती है, बोले तो स्प्लीन में चली जाती है। इसी को स्प्लीन कहते हैं, और इसी को कहते हैं तिल्ली। क्या कहते हैं? तिल्ली। क्योंकि वैसे भी मरने के बाद क्या लगा दी जाती है? तिल्ली लगा दी जाती है, ठीक है, ओके। तो आरबीसी मरती कहां है? यकृत में। आरबीसी मरने के बाद कहां जाती है? प्लीहा में। अब बात करते हैं इस प्लीहा पे आते हैं कि ये प्लीहा नया मामला आ गया अपने सामने। तो देखिए यहां से, तो ये रहा प्लीहा। कौन है? प्लीहा। दोस्तों ये जो प्लीहा होता है, इस प्लीहा में चूंकि आरबीसी मरने के बाद आती है, इसलिए इसको कहते हैं हमारे शरीर का, या यूं कह दो आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का क्या कहते हैं?
कब्रिस्तान। प्रश्न पूछे निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को। क्यों? क्योंकि मरने के बाद जारी है इसमें आरबीसी, मरने के बाद जहां जाते हैं वो कब्रिस्तान। यहीं से आपको प्रश्न पूछे तो बता देना कि इस प्लीहा को हमारे शरीर का सेकेंडरी हार्ट कहते हैं, द्वितीयक हृदय, या द्वितीय लिख देता हूं इसको सिंपली, द्वितीय हृदय, सेकेंडरी हार्ट। निम्न में से किसे हमारे शरीर का, प्राइमरी हार्ट तो अपना हार्ट है, लेकिन आपसे कहे कि सेकेंडरी हार्ट किसको कहा जाता है, तो हमारे शरीर का द्वितीय हृदय जो है वो किसको कहा गया? प्लीहा को। दोस्तों इस प्लीहा को ही कहते हैं हमारे शरीर का ब्लड बैंक। क्या कहते हैं? शरीर का ब्लड बैंक। निम्न में से किस ऑर्गन को हमारी बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है? प्लीहा को। क्यों? क्योंकि जब भ्रूणी अवस्था में हम होते हैं, कहाँ होते हैं? जब हम भ्रूणी अवस्था में मादा के गर्भाशय में होते हैं दोस्तों, इस तरह से, ठीक है, जब हम भ्रूणी अवस्था में मादा के गर्भाशय में होते हैं और एक नलिका नुमा संरचना से मादा के गर्भाशय से जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो ये ही क्या कहलाती है? प्लेसेंटा। क्या कहलाती है? प्लेसेंटा कहलाती है, ठीक है। तो भ्रूणी अवस्था के अंदर, कौन सी अवस्था में? एम्ब्रियोनिक फेज में, भ्रूणी अवस्था में ये प्लीहा जो है वो रक्त का क्या करता है? संग्रहण करता है। रक्त का क्या करता है? संग्रहण करता है, स्टोरेज करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। और ब्लड बैंक वही होता है जहां ब्लड का स्टोर किया जाता है, ओके। और इसी प्लीहा को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों हमारे शरीर का बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस। बूचड़ खाना बोले तो स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस। पर्सन पूछा विच इज द स्लॉटर हाउस ऑफ आवर बॉडी, तो स्प्लीन इज ऑल्सो नाउन एज स्लॉटर हाउस ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का स्लॉटर हाउस या बूचड़ खाना किसे कहते हैं? प्लीहा। आ गया नया शब्द बूचड़ खाना। बढ़ते हैं आगे कि क्या होता है ये बूचड़ खाना। देखिए स्लॉटर हाउस की बात करें, बूचड़ खाने की बात करें, तो बूचड़ खाना जो है दोस्तों वो ऐसा स्थान होता है, यह ऐसा स्थान होता है, ऐसा पैलेस होता है, स्थान होता है, ऐसा स्थान होता है जहां पर जीवों को, जहां पर जीवों को मारा या काटा जाता है, जीवों को मारा या काटा जाता है, मारा या काटा जाता है। जैसे जहां पर होता है ना मुर्गियों को या फिर गाय को या किसी अन्य जानवर को या बकरी को काटते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? बूचड़ खाना कहते हैं, स्लॉटर हाउस कहते हैं। अब आपने कहा कि साहब हमने प्लीहा को क्यों कहा? प्लीहा ऐसे कौन से जीव को मार काट रहा है? तो समझिए कॉन्सेप्ट को यहां से जरा पूरा गौर फरमाएंगे मित्रों। यहां लिखता हूं मैं फैक्ट। यह है हमारा ब्लड। क्या है? ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है आरबीसी। क्या पाई जाती है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है एचबी, बताया था ना अभी, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाता है? और इस हीमोग्लोबिन के अंदर, या यूं कह दीजिएगा कि हीमोग्लोबिन के सेंटर पार्ट में, केंद्रीय भाग में, बीच वाले भाग में फेरस तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Fe तत्व। बोले तो फेरस तत्व कह दो, लोहा तत्व कह दो, आयरन कह दो, एक ही बात है। यहां से क्या क्या प्रश्न पैरेलल पूछ सकता है, जरा उनको मैं यहां डिस्क्राइब कर देता हूं। आपसे कह सकता है कि इस फेरस तत्व के स्रोत क्या क्या हैं। तो फेरस तत्व के सबसे अच्छे जो स्रोत हैं दोस्तों, उनमें एक तो है सेव, एक है पालक और एक है बैंगन। ये सबसे अच्छे स्रोत होते हैं किसके? आयरन के, लोहे के। इसलिए इन तीनों को काट के रख देते हैं तो ब्राउन हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं, जंग जैसी लग जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा इनके अंदर क्या होता है? फेरस होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? फेरस। अगर हमारे शरीर में फेरस की कमी होती है, ध्यान रखना, फेरस की क्या होती है? कमी। तो किसकी कमी हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की। और अगर हीमोग्लोबिन की हमारे शरीर में कमी हो गई तो किसकी कमी हो जाएगी? और आरबीसी की कमी हो जाएगी तो किसकी कमी हो जाएगी? और रक्त की कमी हो जाएगी तो एक रोग हो जाएगा जिसे कहेंगे एनीमिया। क्या कहेंगे? एनीमिया। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहां से मैं बताऊंगा, लेकिन आगे बताऊंगा, थोड़ा रुक के। पहले जो बात करें यहां आ जाइए। हमने कहा कि जो प्लीहा है, ठीक है, स्प्लीन इज ऑल्सो नाउन एज स्लॉटर हाउस ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का बूचड़ खाना। क्यों कह रहे हैं इस बात को यहां समझेंगे। तो हमारे रक्त में आरबीसी है। कौन मरा है? बोला ना अपन ने 120 दिन के बाद में किसकी डेथ हुई है? आरबीसी की। आरबीसी मरा है, ना कि आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो प्रोटीन है। क्या है?
प्रोटीन। अभी चर्चा करेंगे, पूरा बताऊंगा इसके बारे में, कौन सी प्रोटीन है इसमें। ग्लोबिन प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन तो प्रोटीन है। मृत कौन हुई है, डेथ किसकी हुई है, आरबीसी की। कहां जाएगी डेथ के बाद, प्लीहा में। कहां जाएगी, प्लीहा में। और इस आरबीसी के अंदर कौन बैठा है, जो तो क्या है और हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। क्या है, आवश्यक। इसलिए प्लीहा क्या करता है, जब प्लीहा के अंदर ये मरी हुई आरबीसी जाती है, ये डेड आरबीसी जब प्लीहा में पहुंचती है, स्प्लीन में पहुंचती है, तो स्प्लीन इस आरबीसी को ब्रेक करता है, तोड़ता है। क्या करता है, तोड़ता है। बोले तो इसका विघटन करता है, ब्रेक करता है इसको। जैसे ही आरबीसी टूटती है, आरबीसी में कौन निकल के आएगा, हीमोग्लोबिन। क्यों तोड़ा प्लीहा ने आरबीसी को, हीमोग्लोबिन को फ्री करने के लिए। तो प्लीहा मरी हुई आरबीसी को तोड़ता है, हीमोग्लोबिन को मुक्त करता है। यह मुक्त हीमोग्लोबिन वापस से अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में चला जाता है। तो प्लीहा ने जीव को मारा काटा ना, ये आरबीसी को तोड़ने का काम कर रहा है, और जहां जीव को मारा काटा या तोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है, बूचड़खाना। इसलिए हमने स्प्लीन को किसकी संज्ञा दी है, बूचड़खाने की या स्लॉटर हाउस की संज्ञा दी है, क्योंकि ये मृत आरबीसी का विघटन करता है, उसको तोड़ने का कार्य करता है। बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि अगर हमारे शरीर में फेरस की कमी होती है, किसकी कमी होती है, फेरस की, तो किसकी कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो आरबीसी की कमी होगी, तो और ब्लड की कमी को एनीमिया। इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि अगर शरीर में आरबीसी की कमी होती है तो कोई ना कोई रोग होता है। तो यहां मैं लिखता हूं आरबीसी की पहले संख्या, क्योंकि संख्या हमें पता होगी तभी तो हम ये कहेंगे कि कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। ठीक है, पहले संख्या पता होनी चाहिए। तो आरबीसी की संख्या की चर्चा करें तो ये दो प्रकार से हम जानेंगे। पुरुषों में, किसमें, पुरुषों में, पुरुषों में यानी पुरुष के रक्त में कितने रक्त में, प्रति घन mm, 1 क्यूब mm में। हमने कल बात की थी ना, 1 क्यूब mm रक्त अगर किसका है, पुरुष का, तो उसमें आरबीसी की संख्या होती है लगभग 55 लाख। कितने रक्त में, 1 क्यूब mm में। अगर वही 1 क्यूब mm ब्लड फीमेल का है, ठीक है, महिला का है, तो मैं लिख देता हूं महिलाओं में, महिलाओं में यदि वही रक्त दोस्तों 1 घन mm जो रक्त है, 1 क्यूब mm जो ब्लड है वो फीमेल का है, तो इसके अंदर लगभग आरबीसी होती है कितनी। तो हमें एक कहानी तो यहां समझ में आ गई कि महिलाओं में आरबीसी की संख्या पुरुषों की तुलना में कम होती है, और जब आरबीसी कम है तो रक्त कम है, इसलिए महिलाओं में रक्त की मात्रा कम होती है। और फिर ऊपर से जब प्रसव क्रिया होती है, शिशु का जन्म होता है, तो उस समय ब्लीडिंग होती है और अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, जिससे कई बार जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस चीज को बचाने के लिए सरकार ने काफी उपाय किए हैं, और उन उपायों में एक उपाय शामिल है जो आपको याद भी आ जाएगा, मैं बताऊंगा तो, कि 8वीं क्लास तक की जो बालिकाएं होती हैं उनको निःशुल्क किसकी टेबलेट विद्यालयों में उपलब्ध करवाई जाती है, आयरन की टेबलेट। तो निःशुल्क आयरन की टेबलेट बालिकाओं को, बालकों को नहीं, ठीक है, बालिकाओं को निःशुल्क आयरन की टेबलेट दी जाती है ना, कोई फीस नहीं ली जाती आंगनबाड़ी केंद्रों पर, विद्यालयों में, ताकि जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, वो आयरन की टेबलेट खाएंगी तो आयरन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, आयरन। जब आयरन बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो और आरबीसी बढ़ेगा, तो ये तो हम चाहते हैं कि रक्त बढ़े। ठीक है, चलिए आ जाओ यहां पर। तो हमने कहा कि आरबीसी की संख्या पुरुषों में 55 लाख, महिलाओं में 52 लाख। अब हम बात करते हैं आरबीसी की संख्या की कमी या वृद्धि की। तो आरबीसी की संख्या, इस आरबीसी की संख्या पर अब 2 प्रश्न आपको यहां से पूछ सकता है, जिसमें एक प्रश्न होगा सामान्य से कम होना, सामान्य से कम होना। क्या कम होना, आरबीसी की संख्या। प्रश्न पूरा सुना, आरबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाए तो क्या कहलाएगा, एनीमिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनीमिया। लेकिन यही दूसरा प्रश्न बनता है कि यदि आरबीसी की संख्या सामान्य से ज्यादा हो जाए, 55 या 52 लाख से ज्यादा, 55 या 52 लाख से कम हो रही है तब तो एनीमिया, अगर 55 या 52 लाख से ज्यादा हो रही है तो पॉलीसाइथेमिया। तो आरबीसी की संख्या अब आगे सामान्य से, आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक होना, अधिक होना, और अधिक होना कहलाती है दोस्तों पॉलीसाइथेमिया। क्या कहलाती है, पॉलीसाइथेमिया। क्या कहलाती है, पॉलीसाइथेमिया। याद रखो आराम से, पोली शब्द किसके लिए लेते हैं, बहुत, मैनी, ठीक है, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, और 3 से ज्यादा हो तो पोली शब्द। नॉर्मली पोली शब्द का तो पोली का मतलब होता है बहु, बहुत सारे, अत्यधिक, मैनी, ठीक है, तो बहुत
के लिए लिया जाता है, साइथेमिया। तो यहाँ पर अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा हो रही है तो बहुत ज्यादा हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसाइथेमिया। कम हो रही है तो क्या कहेंगे, एनीमिया। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम बार बार आरबीसी की संख्या पर चर्चा कर रहे हैं तो वो एक प्रश्न आपको यहां से उठा के दे सकता है कि आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या की गणना, आरबीसी की संख्या की गणना यानी कि काउंटिंग, गणना यानी कि काउंटिंग। तो आरबीसी की संख्या की गणना या काउंटिंग करने वाला यंत्र, आपको कैसे पता चला कि पुरुष के रक्त में 55 लाख आरबीसी है, महिलाओं के रक्त में 52 लाख आरबीसी है? काउंटिंग तो की होगी ना अपन ने, गणना तो की होगी ना। तो वो गणना किससे की, किसी ना किसी उपकरण से, इंस्ट्रूमेंट से, किसी यंत्र से की है। तो उसी यंत्र का आपको नाम पूछ रहा है और इसका नाम है हीमेटोसाइटोमीटर। क्या नाम है, हीमेटोसाइटोमीटर। हीमेटोसाइटोमीटर नाम है दोस्तों, बात क्लियर। लेकिन सुनना, अब प्रश्न वो आपके घोड़े जो है अपने वो दौड़ाएगा कहां, लिखता हूं यहां पर फैक्ट्स। वो आपसे सीधा कहेगा डब्ल्यूबीसी की संख्या, मैं सीधा लिख रहा हूं इसको शॉर्ट में, है ना, डब्ल्यूबीसी की संख्या की काउंटिंग करने वाला यंत्र यानी गणना करने वाला यंत्र। तो इसका जवाब भी क्या होगा, हीमेटोसाइटोमीटर। हीमेटोसाइटोमीटर आपसे कहेगा कि रक्त में तो प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं, तो प्लेटलेट्स कोशिकाओं की संख्या की गणना करने वाला यंत्र। तो इसका जवाब भी कौन होगा, हीमेटोसाइटोमीटर। आप कहोगे साहब सबका ही एक ही उपकरण है क्या, बिल्कुल एक ही है। क्यों है बता देता हूं। हीमेटोसाइटोमीटर आरबीसी की संख्या को काउंट करने वाला यंत्र, डब्ल्यूबीसी की संख्या को काउंट करने वाला, प्लेटलेट्स की संख्या को काउंट करने वाला। क्यों, अब समझ लो। मैंने कहा ना शब्द समझ में आ गए, महाभारत समझ में आ गई। ये हीमेटोसाइटोमीटर कितने शब्दों से मिलकर बना है, 3। एक शब्द है हीम, एक शब्द है साइटो, क्या है दोस्तों, और एक शब्द है मीटर। बोलो 3 शब्दों से मिलकर बना है कि नहीं बना, यस कि नो, यस। हीम का मतलब क्या है, यस मैंने कल कहा था जहां हीम शब्द आ जाए हमें समझना है कि बातचीत किसकी हो रही है, रक्त की। किसकी हो रही है, रक्त की। साइटो का मतलब क्या है, अरे कोशिका, विज्ञान की वह शाखा, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर की हम स्टडी ऑफ सेल करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी। तो साइटो शब्द किसके लिए लेते हैं, सेल के लिए, कोशिका के लिए। तो साइटो बोले तो कोशिका। ये कोशिका किसमें, रक्त में। रक्त में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, शाबाश, और वेरी गुड, और प्लेटलेट्स हैं कि नहीं है, ओके। मीटर का मतलब क्या होता है, मापने वाला यंत्र, गणना करने वाला उपकरण। तो मीटर यानी मापक यंत्र या मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र। अब समझना, रक्त में पाए जाने वाली कोशिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या को मापने वाला यंत्र कौन है। तो आरबीसी की संख्या को भी यही मापता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या और प्लेटलेट्स की संख्या को भी यही मापता है। नाम में स्पष्ट है, साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं हीमेटोसाइटोमीटर हूं, ठीक है। तो हीम रक्त, साइटो कोशिका, मीटर मापने वाला यंत्र। तो रक्त में पाई जाने वाली कोशिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की संख्या को मापने वाला यंत्र एक ही है, हीमेटोसाइटोमीटर। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि बुक्स में केवल आरबीसी की संख्या को मापने वाला यंत्र हीमेटोसाइटोमीटर लिखा होता है, और कई बार हम ये कहीं लिखा हुआ नहीं पढ़ते हैं कि डब्ल्यूबीसी की संख्या को मापने वाला, तो हम सोचते हैं यार इसका तो कोई और ही होता होगा, ठीक है। तो ल्यूकोसाइटोमीटर वगैरह दे देता है तो हम सोचते हैं कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, लगा देते हैं, देखा जाएगा जो होगा, और प्रश्न क्या हो जाता है, गलत। बात क्लियर, यहां तक कि मामला समझ में आ गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। संख्या की गणना करने वाले यंत्र की बात हो गई। अब चर्चा करते हैं हम कि ये जो आरबीसी होती है दोस्तों, जो आरबीसी होती है ना, इस आरबीसी का एक अन्य नाम है, आरबीसी का अन्य नाम, अदर नेम, ठीक है। तो आरबीसी का अन्य नाम क्या है, बोलो, इरिथ्रोसाइट है भैया। क्या है, इरिथ्रोसाइट। जब आरबीसी का आपको अन्य नाम पूछ सकता है तो क्या फैक्ट लगा के आपको डब्ल्यूबीसी का नहीं पूछ सकता, क्या पूछ सकता है ना। तो 2 फैक्ट पढ़ेंगे यहां पर,
WBC का अन्य नाम, कि WBC को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट। किस नाम से? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? ल्यूकोसाइट कहते हैं। और यहीं से प्रश्न पूछ सकता है कि प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है, यानी प्लेटलेट्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बोलो थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये तो हो गए इनके अन्य नाम या उपनाम। अब चलते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां से आपको प्रश्न पूछ सकता है कि आरबीसी में जो पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है HB, बोले तो हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। मित्रों, इस हीमोग्लोबिन के विषय में आपको क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, मैं आपको यहां से बता देता हूं। आपसे कह सकता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन? तो हीमोग्लोबिन पहले तो ये समझ लो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द हीम है और एक शब्द ग्लोबिन है। एक शब्द हीम है और एक शब्द ग्लोबिन है। अरे हीम का मतलब क्या हो गया? रक्त। कह रहा हूं जहां भी हीम लिखा हुआ है समझना क्या है? रक्त। ग्लोबिन होती है प्रोटीन। क्या होती है? सीधा सा कहेगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है? ओके, इतनी बात क्लियर है तो अगली बात हीमोग्लोबिन के बारे में बता देता हूं कि ये हीमोग्लोबिन जो है HB यानी हीमोग्लोबिन, रक्त को कैसा रंग? रक्त को लाल रंग। रक्त को लाल व हरा या नीला, लाल व हरा या नीला रक्त प्रदान करता है। रंग प्रदान करता है ना, रंग प्रदान करता है। क्लियर? समझो, मैंने कहा कि रक्त का रंग लाल है, किस कारण से? आपने कहा हीमोग्लोबिन के कारण से। मैंने कहा रक्त का रंग हरा नीला हो गया, किसके कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण से। हरा नीला क्यों हो रहा है, लाल क्यों हो रहा है, अभी बता रहा हूं। लेकिन रक्त का जो कलर है वो किस पर डिपेंड है? हीमोग्लोबिन से। ठीक है, तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण है। लेकिन उसने प्रश्न क्या पूछा आपसे? उसने प्रश्न ये पूछा, देखो ये पूछा कि हीमोग्लोबिन का स्वयं का, सेल्फ, खुद का स्वयं का रंग कैसा है? स्वयं का रंग कैसा है? ये लो साहब, ये प्रश्न पूछ लिया, यहां देना है जवाब। हमने कहा कि रक्त को लाल रंग कौन देता है? हीमोग्लोबिन। लेकिन उसने प्रश्न क्या पूछ लिया कि हीमोग्लोबिन का खुद का रंग कैसा है? तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन का स्वयं का रंग बैंगनी है। कैसा है? बैंगनी। हीमोग्लोबिन स्वयं किस रंग का है? बैंगनी रंग का है, जो रक्त को लाल, हरा या नीला रंग प्रदान कर रहा है। कैसे कर रहा है, चर्चा करते हैं अभी। इसके अलावा आपसे कह सकता है कि हीमोग्लोबिन का कार्य, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य है O2 यानी ऑक्सीजन व CO2। O2 व CO2, O2 व CO2 का क्या करना? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। कहां से कहां चर्चा करते हैं। तो हीमोग्लोबिन का कार्य ट्रांसपोर्ट करना है, परिवहन करना है। किसका परिवहन? परिवहन में दो शब्द आते हैं, लाना और ले जाना। लाना और ले जाना। ऑक्सीजन को लाता है, CO2 को वापस ले जाता है। कहां से? तो हमारे फेफड़ों से। फेफड़ों से जब हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, लंग्स में जाती है, तो लंग्स में से जो ऑक्सीजन रक्त में आती है, उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पकड़ के सेल्स तक ले जाता है, कोशिकाओं तक ले जाता है, और उस कोशिका में ऑक्सीजन को छोड़कर वहां पर बनी हुई CO2 को पकड़ के और वापस लंग्स तक लाता है, जिसको हम श्वास के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो इंस्पायरेशन या निःश्वसन के दौरान ली गई ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है। और एक्सपायरेशन, उच्छ्वसन, श्वास बाहर छोड़ेंगे, इस क्रिया के दौरान कोशिकाओं से CO2 को पकड़कर वापस लंग्स यानी फेफड़ों तक लाने का काम किसका है? ऑक्सीजन को ले जा रहा है, CO2 को ला रहा है। लाना, ले जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहलाता है वो काम? परिवहन। तो सीधा कहेगा हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है? O2 और CO2 का। कहां से कहां तक? तो हम कहेंगे लंग्स से ऑर्गन्स के बीच, या यूं कह दो सेल्स के बीच। और लंग्स में भी सबसे छोटा भाग जिसे वायु कुपिका कहते हैं, तो हम कह सकते हैं एल्वियोलाई से, यानी कि वायु कुपिका से सेल्स के बीच में। जो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा वहां पूरा डायग्राम बनाकर बताऊंगा कि क्यों ऑक्सीजन अंदर जाती है, क्यों बाहर जाती है, प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब आ जाइए। हमने कहा हीमोग्लोबिन दो शब्दों से बना है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल व हरा रंग प्रदान करता है। कैसे करता है? तो आइए बात करते हैं इस पर। दोस्तों, जब हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ती है? ऑक्सीजन। तो ये बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है?
ऑक्सीजन जुड़ गई हीमोग्लोबिन के साथ तो बनने वाला पदार्थ कहलाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक एक चीज धीरे धीरे बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मुझे ये बताओ कि हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ जाती तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रही है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन से CO2 जुड़ती है तो बनने वाला पदार्थ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब मुझे बताओ क्या हीमोग्लोबिन के साथ CO नहीं जुड़ सकती? क्या जुड़ सकती है? CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही है तो क्या बनेगा? कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? तो ये बन गया दोस्तों कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो, आ रही है ना? ओके, वेरी गुड, यस। तो ये बन गया यहां पर कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन। कैसे बनता है अब इन्हीं की नीचे देख लेते हैं। पहले वाले को यहां डिफाइन कर रहा हूं वापस से यूं। तो हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़ सकती हैं। कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन जुड़ सकती हैं। तो ये यहां पर क्या बन जाएगा? HbO2 ये बन गया। यही क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। आपने कहा सर 4 ही क्यों जुड़ रही हैं? तो 4 इसलिए जुड़ रही है कि हीमोग्लोबिन जो है ये अपने साथ अन्य 4 अणुओं को जोड़ने की कैपेसिटी रखता है। इसकी बंधुता कितनी हो गई? 4। ठीक है, तो 4 या तो ऑक्सीजन जोड़ दो, जब ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन जुड़ती है 4 अणु एक हीमोग्लोबिन के साथ, 4 मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब CO2 सामने दिखती है तो ये हीमोग्लोबिन किसको जोड़ लेता है? CO2 को, और O2 को छोड़ देता है। लेकिन जब इसको सामने कौन दिख जाता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये हीमोग्लोबिन CO2 को भी छोड़ देता है और किसको पकड़ लेता है? CO को पकड़ लेता है। मतलब बड़ा बेवफा वाला आदमी है ये, है ना? ऑक्सीजन को पकड़ा, CO2 दिखी, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। ठीक है, CO दिखा, CO2 को छोड़ दिया। तो ये बात समझ में आ गई आपके? मैंने क्या यहां पर बताया? ठीक है, आ जाओ यहां पे। अब देखो दूसरी वाली लाइन को यूं लिख सकता हूं, इस वाली को। जब 4 जुड़ेंगे तो Hb प्लस 4CO2, तो यहां लिख सकते हैं HbCO2 4। क्या बन गया ये? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इस थर्ड वाली लाइन को हम यूं लिख सकते हैं कि नहीं बताओ दोस्तों? Hb प्लस 4CO, तो लिख सकते हैं ना यहां पर HbCO4, लिख सकते हैं कि नहीं? ये कौन है? कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन। क्लियर? पहले तो एक चीज समझो। अब मैं यहां से आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में सीधा पूछा, इतना पढ़ने के बाद भी हमारा जवाब नहीं आता है। ठीक है, अब वो क्या बता रहा हूं जरा ध्यान से सुनेंगे। Hb बोले तो हीमोग्लोबिन। बोलो हीमोग्लोबिन से कितने प्रकार की गैसें जुड़ सकती हैं? पहली का नाम बोलो। शाबाश, या और या। शाबाश, बात क्लियर? प्रत्येक गैस के कितने अणु जुड़ सकते हैं? तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, या मैंने बता दी। ओके, अब यहां से प्रश्न क्या बनाता है? ये प्रश्न बनाता है ये वाला कि इस हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा जुड़ने की क्षमता इन तीनों गैसों में से किसकी है? CO की। तो हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे सर्वाधिक जुड़ने की क्षमता। सर्वाधिक जुड़ने की क्षमता। प्रश्न क्या हो गया? हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा जुड़ने की क्षमता कौन सी गैस की है? CO की। और सबसे कम जुड़ने की क्षमता? CO2 मत कर देना, ऑक्सीजन है। ठीक है, सबसे कम जुड़ने की क्षमता। सबसे कम जुड़ने की क्षमता। बताइए किस गैस की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की क्षमता सबसे कम होती है? O2 की। किस गैस की सबसे ज्यादा जुड़ने की क्षमता हीमोग्लोबिन के साथ होती है? इसी बात को वो गणित रूप में पूछना चाहे, इसी बात को वो गणित रूप में पूछना चाहे तो प्रश्न क्या बनाएगा कि बताइए हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की क्षमता CO की ऑक्सीजन से कितने गुना अधिक होती है? तो ध्यान रखना 200 गुना अधिक। कितनी? 200 गुना अधिक। बात समझ में आई कि नहीं आई? CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना ज्यादा होती है। मतलब जहां पर हीमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन का अणु जुड़ता है, इतने में CO के कितने जुड़ जाते हैं? 200 जुड़ जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन के साथ
कार्बन मोनोऑक्साइड की जुड़ने की क्षमता 200 गुना ज्यादा होती है, और यदि हीमोग्लोबिन के साथ CO जुड़ जाती है तो इसके बाद ये हीमोग्लोबिन CO को छोड़ता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अंगीठी में जलेगा कोयला, कोयले से बनेगी CO, और CO हमारे श्वास में जाएगी तो धीरे धीरे पूरे के पूरे हीमोग्लोबिन किसको पकड़ के बैठ जाएंगे? CO को पकड़ के बैठ जाएंगे। एक हीमोग्लोबिन में 4 जगह जुड़ सकता है, चारों जगह CO जुड़ गया, क्या अब वो CO को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। जब तक वहां से CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं हटेगा तो क्या हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ने की जगह बची है? क्या CO2 जुड़ने की जगह बची है? नहीं ना। तो इसलिए ना तो अंदर ऑक्सीजन आएगी और ना अंदर से CO2 बाहर जाएगी। कौन सी क्रिया बंद हो गई? अरे ना ऑक्सीजन अंदर आ रही है ना CO2 बाहर आ रही है। कौन सी क्रिया बंद हो गई? श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन की क्रिया बंद हो गई। और जब रेस्पिरेशन ही बंद हो गया तो व्यक्ति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पलायन कर जाएगा, लौट के नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु। वो इसलिए कहते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। तो बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तो आज अपन ने चर्चा की किसके बारे में? RBC के बारे में। इससे आगे का जो पोर्शन है दोस्तों वो हम चर्चा करेंगे कल की अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।